नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त बदलता जरूर है मेरे दोस्त, कि वक्त बदलता जरूर है मेरे दोस्त, बस वक्त के साथ थोड़ा लड़ना पड़ता है, वक्त के साथ थोड़ा जुड़ना पड़ता है। और हिंदी के महत्वपूर्ण संधि के नियमों के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि में आप लोगों को विसर्ग सबसे पहले कहते किसे हैं? विसर्ग ये विसर्ग का ये चिन्ह माना जाता है, ये चिन्ह माना जाता है। तो विसर्ग संधि का नियम के अंतर्गत हम बात करें कि सबसे पहले परिभाषा की बात करें कि विसर्ग अगर है और विसर्ग के सामने अगर स्वर है या व्यंजन है तो जो परिवर्तन होगा वह विसर्ग में होगा। और यही परिवर्तन के कारण इसे कौन सी संधि हम कहेंगे? विसर्ग संधि इसे हम कहेंगे। तो सबसे इसके जो महत्वपूर्ण नियम है सबसे पहले उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नियम है कि विसर्ग दे रखा है, विसर्ग दे रखा है। मैंने आपको बार बार बताया आपको कि संधि के अंतर्गत मूल रूप से दो शब्द होते हैं, जिनमें जो हमारा पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा हमारा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों में संयोग, इन दोनों का योग, इन दोनों की जोड़, इन दोनों में जो परिवर्तन होगा वही संधि कहलाएगा। तो विसर्ग के सामने अगर च, छ और स दे रखा हो, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि विसर्ग के सामने च, छ और स अगर दे रखा हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारे सामने, नी धन चाहे, नी धन चाहे। विसर्ग के साथ में जब उच्चारण करते हैं तो है की ध्वनि एक तरह से हम बोल सकते हैं नी धन चाहे। अब विसर्ग के सामने च आने के कारण विसर्ग को किस में बदलूंगा? च में बदलने देंगे और संधि युक्त जो हमारा शब्द बनेगा नी, ये मैंने लिख दिया है, आगे मैंने कर दिया च और पीछे मेरा ये, तो नी धन च क्या बन गया? निश्चय। दूसरा उदाहरण देखिए आप लोग, दू धन चरित्र, दू धन चरित्र। अब दू के सामने विसर्ग है और विसर्ग के आगे क्या आ गया? च का आगमन हो गया, च आ गया, तो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। तो किस प्रकार लिखेंगे हम लोग इसे? दू का दू, यहां मैंने लिख दिया श, यहां मैंने लिख दिया च और पीछे कर दिया त्र। तो क्या बन गया? दू धन चरित्र दुष्चरित्र। क्या बन गया? दुष्चरित्र। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए आपके सामने, दू धन शासन, श के कारण यह भी किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। तो दू धन शासन का बन गया दुशासन। क्या बन गया? दुशासन बन गया। चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए आप लोग, नी धन छल, नी धन छल दे रखा है और इसी छ के कारण, क्योंकि च, छ और स का अगर आगमन होता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। यह हमारी नियम था और इसी नियम के अनुसार अगर मैं इन की संधि करूं तो मैं लिखूंगा नी का नी और इसका मैं क्या लिख दूंगा? श और आगे क्या लिख दूंगा? छल। तो नी धन छल का क्या बन गया? निश्चल। क्या बन गया? निश्चल बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे सामने, नी धन शुल्क, नी धन शुल्क। विसर्ग के सामने स का आगमन हो गया, इसलिए विसर्ग किस में बदल जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा श में और हमारी संधि युक्त शब्द बनेगा नी श शुल्क। क्या बन गया? निशुल्क। क्या बन गया? निशुल्क शब्द हमारा बन गया। निशुल्क हमारा जो शब्द है वह हमारा शब्द बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नियम की तरफ। अगला हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो नियम है वो नियम हमारे सामने दे रखा है और उस नियम की अगर मैं बात करूं तो शानदार नियम है हमारे सामने। आप लोग देख सकते हैं कि भाई नियम जो क्या कहता है और नियम के अंतर्गत किस प्रकार की बातचीत हो रही है, तो हम देखेंगे हम लोग। देखिए कि नियम दूसरा हमारा सबसे अच्छा नियम क्या दे रखा है कि विसर्ग अगर दे रखा हो और विसर्ग के सामने ट, ठ और श, तीन आपको याद रखना है वर्ण ट,
ठ और श अगर विसर्ग के सामने दे रखे हो तो विसर्ग क्या क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। कैसे, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करें, जैसे पहला हमारा उदाहरण है धन, धनु, धन, टंकार, धनु, धन, टंकार अगर दे रखा हो तो इस टै के कारण विसर्ग है वो किसमें बन जाएगा, विसर्ग है वो किसमें बन जाएगा, श में बने जाएगा। तो संधि कीजिए आप लोग, धनु और विसर्ग मैंने क्या बना दिया, श बना दिया, पीछे मैंने क्या लिख दिया, टंकार, है ना। तो क्या बन गया, धनु, धन, टंकार का धनुष टंकार, क्या बन गया, धनुष टंकार ही हमारा संधियुक्त शब्द बन गया। महत्वपूर्ण उदाहरण दूसरा, चतुः, धन, षष्ठी, स के कारण विसर्ग का जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, ष में होगा। तो संधियुक्त शब्द बनाइए, च का च, उसके बाद में मैंने तू लिखा और विसर्ग का मैंने श कर दिया और पीछे है जैसा मैंने लिख दिया षष्ठी। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है चतुधन षष्ठी, चतुष्षष्ठी क्या बन गया, चतुष्षष्ठी बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई विभिन्न परीक्षाओं में, कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला शब्द शुद्धि का यह हमारे सामने उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण देखिए हमारे विसर्ग संधि के दूसरे नियम का कि नी धन ठुर, नी धन ठुर अगर दे रखा हो तो इस ठे के कारण विसर्ग को मैं किस में बदल दूंगा, श में बदल दे दूंगा। संधियुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, नी का नी, विसर्ग का मैंने कर दिया है और पीछे लिख दिया ठुर, तो क्या बन गया, नी धन ठुर का निष्ठुर, क्या बन गया, निष्ठुर। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा नियम विसर्ग संधि का कि अगर विसर्ग दे रखा हो सामने त, थ और श, विसर्ग है और विसर्ग के सामने त, थ और स दे रखा हो तो विसर्ग अपने श के अंतर्गत अपना जो रूप परिवर्तन करेगा, अर्थात वो किसमें करेगा, स के अंतर्गत ही करेगा। विभिन्न उदाहरण है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, नी धन ताप, नी धन ताप, इस तय के कारण जो हमारा विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा, इसी श में बदले जाएगा। तो कीजिए संधि, क्या बन गया, नी धन ताप का, नी विसर्ग मैंने बना दिया श, आगे मैंने लिख दिया ताप, तो नी धन ताप का निस्ताप, क्या बन गया, निस्ताप बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दूसरा देखिए, नमः धनते, इस तय के कारण विसर्ग किसमें बदल जाएगा, इस श के अंतर्गत बदली जाएगा। तो नमः धनते का क्या बन गया, नमस्ते, नमः धनते का क्या बन गया, नमस्ते। अति महत्वपूर्ण पूछा गया उदाहरण है तीसरा हमारा देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण, बही धन थल, बही धन थल दे रखा हो तो इसी थ के कारण विसर्ग का मैं परिवर्तन जो करूंगा वो किसमें कर दूंगा, श में कर दूंगा, किसमें कर दूंगा, श में कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, बही विसर्ग का मैंने बना दिया श, आगे मैंने लिख दिया थल, तो बहिस्थल क्या बन गया, बहिस्थल हमारा संधि युक्त शब्द बन गया। उदाहरण देखिए चौथा उदाहरण, दू धन स्वप्न, दू धन स्वप्न दे का है तो इसी श के कारण हमारा जो विसर्ग है वो भी किसमें बदल जाएगा, श में बदल जाएगा और संधि युक्त जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, दू श, उसके बाद में आगे क्या लिखा है, स्वप्न, दूधन स्वप्न का क्या बन गया, दुष्स्वप्न, क्या बन गया, दुष्स्वप्न हमारा संधि युक्त शब्द बन गया। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ जो विसर्ग संधि का हमारा चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर विसर्ग के पहले, ये हमारे विसर्ग है, हमारा जो विसर्ग युक्त जो शब्द होगा उससे पहले अगर ए और आ का स्वर हो, किसका स्वर हो, ए या आ का स्वर हो, और सामने विसर्ग के सामने जब संधि होगी तब वहां क, ख, प और फ चार वर्ण, कौन कौन से, क, उसके बाद में ख, उसके बाद में प और उसके बाद में कौन सा, फ। अगर ये चार वर्ण दे रखे हैं कहा विसर्ग के सामने और विसर्ग के पहले क्या दे रखा हो, ए या आ का स्वर है तो विसर्ग का विसर्ग रहेगा, बाकी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, देखिए बहुत ही अच्छे से उदाहरण तीन आपके सामने कि अध है धन पतन, अध धन पतन, विसर्ग के पहले इस ध के अंतर्गत जो हमारा स्वर है वो कौन सा मिला है, ए मिला है,
में से अगर मैं स्वर निकाल दूं तो हमारा क्या बच गया, पीछे स्वर अ है और विसर्ग के सामने क्या आ गया, प। विसर्ग के सामने क्या आ गया, प आ गया। तो विसर्ग को मैं है जैसे के जैसे रखूंगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। ये हमारा कौन सा नियम है, विसर्ग का चौथा नियम है। तो देखिए किस प्रकार संधि होगी, अधः धन पतन से हमारा जो शब्द बनेगा, जो क्या संधि युक्त शब्द बनेगा, अधः पतन। अधः धन पतन को संधियुक्त शब्द से लिखेंगे, अधः पतन। दूसरा उदाहरण, प्रातः धन काल, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद में क, तो विसर्ग है जैसे का जैसा। तो प्रातः धन काल का क्या बन गया, प्रातः काल। क्या बन गया, प्रातः काल हमारे सामने शब्द बन गया। पय धन पान, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद में प, तो विसर्ग का है जैसे के जैसे बिना कुछ परिवर्तन किए हम लोग लिखेंगे। तो पय धन पान का संधि हमारा जो शब्द बना वह बना पय पान। क्या बना, पय पान। तो चौथा नियम हम लोगों ने देखा। अब बढ़ते हैं विसर्ग संधि के पांचवें महत्वपूर्ण नियम की तरफ। तो देखिए आप लोग कि विसर्ग दे रखे हैं और विसर्ग के पहले ई या उ की ध्वनि हो, कौन सी मात्रा या कौन सा स्वर हो, ई या उ का स्वर हो, किससे पहले, विसर्ग से पहले। किससे पहले, विसर्ग से पहले हो और विसर्ग के बाद में क, ख, प और फ, चार वर्ण किसके बाद में हो, विसर्ग के बाद में। कौन सा, क, उसके बाद में ख, उसके बाद में प और उसके बाद में कौन सा, फ। अगर ये चार वर्ण दे रखे हो विसर्ग के बाद में और विसर्ग के पहले हो ई या उ का स्वर हो, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, श में बदले जाएगा। किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, श में बदले जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, आवी ही धन कार, आवी ही धन कार, ये हमारे विसर्ग है। विसर्ग के पहले ई का स्वर आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, इसी श के अंतर्गत बदले जाएगा। देखो आवी, विसर्ग का क्या बना दिया मैंने, फ कर दिया और आगे क्या जोड़ दी, कार जोड़ दी। तो क्या बन गया, आविधन कार, आविष्कार। क्या बन गया, आविष्कार बन गया। दूसरा उदाहरण, चतु धन पत, चतु धन पत, विसर्ग के पहले उ का स्वर है, विसर्ग के बाद में क्या है, प दे रखा है। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, विषय में बदले जाएगा। तो देखिए चतु धन पत का क्या बन गया, चतुष्पथ। क्या बन गया, चतुष्पथ। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम जो बोल सकते हैं वह उदाहरण है आपके सामने। दू धन कर, दू धन कर, विसर्ग है, विसर्ग के पहले उ की ध्वनि है, विसर्ग के बाद में क्या है, क है। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, फ में बदले जाएगा। तो दूधन कर क्या बन गया, दुष्कर। क्या बन गया, दुष्कर बन गया। उसी प्रकार हमारा चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण, नी धन फल, क्या हो जाएगा, निष्फल। नी धन फल क्या हो जाएगा, निष्फल। और संधि पूछे तो कौन सी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। छठा हमारा विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग है और विसर्ग के पहले ई या उ का स्वर है और विसर्ग के बाद में र का आगमन होता है या र के साथ में इसकी संधि होती है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग हट जाएंगे। और जो ई और उ का जो स्वर है वह है अपने दीर्घ रूप में, किस रूप में, अपने दीर्घ रूप में, अर्थात छोटी ही बड़ी के रूप में और छोटा उ बड़ा उ के रूप में लिखा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए आप लोग, पहला हमारा उदाहरण, नी धन रस। क्या दे रखा है, नी धन रस। सबसे पहले नियम देखते हैं कि किस प्रकार नियम यहां संधि के साथ में जुड़ रहा है। कैसे, देखो कि नी यह विसर्ग है और विसर्ग के पहले हमारा ई का स्वर है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, र आ रहा है। तो हमारे संधि का नियम क्या कहता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हम विसर्ग को सबसे पहले क्या करते थे, लोप करते थे। मैंने नी का नी लिखा और उसके बाद में विसर्ग का मैंने लोप कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, ई की मात्रा को मैं ई की मात्रा के रूप में लिखूंगा। कौन सी मात्रा के रूप में लिखूंगा, ई की मात्रा के रूप में लिखूंगा। तो कैसे करेंगे, बड़ी और विसर्ग का मैंने लोप कर दिया, बाकी मैंने है जैसा जैसा लिखूंगा। तो नी धन रस से क्या बन गया प्यारे दोस्तों, निरस बनी गया। उसके बाद में अगला उदाहरण देखिए आप लोग, नी धन रोग।
विसर्ग के सामने र का आगमन हो गया तो इस र के कारण विसर्ग का लोप और ई की मात्रा को मैं दीर्घ रूप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, नि रोग। निहि धन रोग का निरोग हमारा संधि युक्त शब्द हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, चक्षुधन रोग, बहुत ही अच्छा उदाहरण। विसर्ग है, विसर्ग के पहले किसका आगमन, उ का आगमन है, और विसर्ग के बाद में क्या आ गया, र आ गया, तो विसर्ग का लोप होगा और उ किस में बदल जाएगा, उ में बदली जाएगा। तो देखिए छोटे यू की मात्रा को मैंने बड़ा उ कर दिया और आगे मैंने लिख दिया रोग। तो चक्षु धन रोग का चक्षु रोग क्या बन गया, चक्षु रोग हमारे सामने संधि युक्त शब्द बने गया। चौथा देखिए उदाहरण, दु धन रम्य, दु धन रम्य देर का है, विसर्ग है, र है, छोटा उ है, बड़ा उ करके लिखूंगा, दु क्या लिख दिया, रम्य। दु धन रम्य का क्या बन गया, दुर्रम्य। क्या बन गया, दुर्रम्य हमारे सामने संधि युक्त संधि का शब्द बने गया। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। सातवां हमारा विसर्ग संधि का बहुत ही अच्छा सा नियम दे रखा है कि विसर्ग है और विसर्ग के पहले किसकी ध्वनि, अ की, कौन सा स्वर, अ का स्वर हो, और विसर्ग के सामने अ के अतिरिक्त, अ के अतिरिक्त कोई स्वर हो कि विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के सामने या बाद में अ के अतिरिक्त कोई स्वर दे रखा हो तो विसर्ग का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। विसर्ग का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, और इसमें किसी प्रकार का हम क्या नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, है जैसे का जैसा हम इसे लिखेंगे। बहुत ही अच्छा सा उदाहरण, अतः धन एव, अतः धन एव अगर देर का हो तो विसर्ग का हमारे सामने लोप हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, अ। इस तय के अंतर्गत कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, और विसर्ग के सामने अ के अतिरिक्त हमारा क्या आ गया, स्वर का आगमन हो गया। इसलिए मैं विसर्ग का क्या कर दूंगा, लोप कर दूंगा और इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। तो अतः धन एव क्या बन गया, अतएव। इसमें आपको छोटा सा ध्यान रखना है, हमने इससे पहले एक संधि पढ़ी थी अतः धन एव। अब आप अगर कहोगे सर हम लोगों ने जो संधि पढ़ी थी स्वर संधि, उसमें स्वर संधि का एक भाग मान सकते हैं, लेकिन नहीं, यहां सबसे बड़ी चीज है ये विसर्ग संधि। विसर्ग लगे हैं तो यहां संधि कौन सी हो रही है, विसर्ग संधि हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, ततः धन एव, विसर्ग का लोप और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या बन गया, ततएव। क्या बन गया हमारे सामने, ततेव शब्द बन गया। मन धन उच्छेद, मन धन उच्छेद, विसर्ग का लोप और बिना परिवर्तन किए हुए इसे है जैसे कि जैसा हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमारा सातवां जो नियम है वो उसके अनुसार विसर्ग संधि यहां हो रही है। तो तीन नियम, अतधन एव, अतएव, ततधन एव, ततएव, मन धन उच्छेद, मन उच्छेद हमारे सामने, मन उच्छेद हमारे सामने संधि शब्द बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। आठवां और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा नियम है वो क्या दे रखा है कि विसर्ग के पहले अ हो लेकिन विसर्ग के सामने अ भी होगा या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि वर्गीय व्यंजन का, जो हमारी वर्गीय व्यंजन होते हैं 25 जो हमारे वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन जिनको बोल सकते हैं, क से लेकर मैं तक, उनका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो और साथ में य र ल व अंतस्थ वर्ण हो या है हो, तो विसर्ग की इस नियम के अंतर्गत, संधि के इस नियम के अंतर्गत हमारा जो विसर्ग है इसका तो ओ हो जाएगा, और अगर सामने ए है तो उसका क्या कर देंगे हम लोग, लोप कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण संधि का भाग, संधि का नियम, विसर्ग संधि का नियम। देखिए इसका हमारे सामने उदाहरण है, मन है धन अभिराम, मन है धन अभिराम। पहले सबसे पहले मैंने कहा था कि संधि का नियम आप जो हमारे सामने संधि युक्त जो शब्द दे रखे हैं संधि करने के लिए उनमें लगाने का प्रयास कीजिए। कैसे कि विसर्ग है, विसर्ग के पहले किसका स्वर आ रहा है, न में ए का आ रहा है, विसर्ग के सामने क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो दो चीजें, मैं विसर्ग का क्या कर दूंगा, ओ बना दूंगा, और ए का क्या कर दूंगा, मैं लोप कर दूंगा। तो देखिए मैं का मैं, न का न, और इस ओ की मात्रा को कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो मैं न पर ये मात्रा लगा दूं, ए का मैंने लोप कर दिया और पीछे विराम लिखा है वो मैं लिख दूं, तो मनधन अभिराम क्या बन गया, मनोअभिराम। क्या बन गया, मनोभिराम हमारा संधि शब्द बन गया।
उसके बाद में देखिए इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है मन धन अभिलाषा। मन धन अभिलाषा, विसर्ग के पहले ए, विसर्ग के सामने ए का लोप और विसर्ग का ओ बना के लिखिए। तो मन धन अभिलाषा, मनोभिलाषा। मन धन अभिलाषा क्या बन गया? मनो अभिलाषा, हमारा संधि युक्त शब्द बन गया। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, सर है धन जय। सर धन जय, यहां पर देर का हमारे सामने, तो देखिए विसर्ग के पहले क्या है? ए है, और विसर्ग के सामने जय। जय हमारा जो च छ जय, छ उसके बाद में क्या आता है? छ, उसके बाद में क्या आता है? जय, उसके बाद में क्या आता है? जय, उसके बाद में क्या है? ये इनको छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन की बात हो रही थी। तो ये जय हमारा कौन सा है? च वर्ग का तीसरा हमारा वर्ण है, तो तीसरे वर्ण के हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए के सामने जो विसर्ग है वो ओ में बदल ही जाएगा। तो श रे ओ की मात्रा मैंने लगा दी, पीछे मैंने लिख दिया जय, तो सर धन जय क्या बन गया? सरोज। क्या बन गया? सरोज। इसी प्रकार यश धन दा, यश धन दा, ये श और विसर्ग का मैंने ओ बना दिया, पीछे लिख दिया दा, तो क्या बन गया? यशोदा। यश धन दा, अरे क्या बन गया? यशोदा। यश धन दा क्या बन गया? यशोदा। यशोदा क्या बन गया? यशोदा। बढ़ते हैं अगले उदाहरणों की तरफ। तपय धन बल, तपय धन बल, विसर्ग है, विसर्ग सामने मैंने कहा था तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तप धन बल का क्या बन गया? तपोबल। क्या बन गया हमारे सामने? तपोबल, हमारा संधि शब्द बन गया। मन धन रंजन, मन धन रंजन, बहुत ही महत्वपूर्ण, मनोरंजन। क्या बनेगा? मनोरंजन। मनोरंजन हमारा क्या बनेगा? शब्द बनेगा। क्या बनेगा? मनोरंजन हमारा संधि युक्त शब्द बनेगा। मन धन है, विसर्ग के पहले ए और विसर्ग के सामने है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नियम क्या आ जाए? है आ जाए, तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओम में। तो क्या हो गया? देखिए मन धन हर का मनोहर। अरे मन को हरने वाला कौन होता है भाई? मनोहर होता है, मनोहर होता है। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। बहुत ही अच्छा सा नियम हमारा विसर्ग संधि का। देखिए क्या है कि विसर्ग के पहले ए या आ के अतिरिक्त स्वर, अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, ए या आ स्वर को छोड़कर इसके अलावा जो स्वर अगर आ के और सामने कोई भी स्वर आ जाए, या अभी हमने बात की थी तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण की, या हमारे अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? इस रे में बदल जाएगा। वापिस एक बार मैं आपको नियम बता देता हूं, समझा देता हूं कि विसर्ग के पहले अगर ए या आ के अलावा कोई स्वर आ रखा है और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या अंतस्थ हमारे कोई वर्ण अर्थात य, र, ल, व, इनमें से कोई अगर वर्ण हो तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? र के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगा। देखो सबसे पहले विसर्ग है, विसर्ग के पहले ए या आ के अलावा, इसका मतलब बोल सकता हूं ई का स्वर और सामने क्या आ गया हमारा? ध। तीसरा, चौथा, पांचवा आ रहा है नहीं आ रहा ध, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। तो इस प्रकार का जो र होगा, हलंत युक्त की बात हो रही है, नी, और ये र कहां चला जाएगा? इस ध के ऊपर, तो क्या बन गया? निर्धन। नी धन धन क्या बन गया? निर्धन, हमारा संधि युक्त शब्द हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण, दू धन बुद्धि, क्या बन जाएगा? विसर्ग का र बना के इस र की मात्रा को में नी धन क्या बन गया? बुद्धि, निर्बुद्धि। दू धन बुद्धि, माफ कीजिएगा, दू धन बुद्धि है तो क्या बन गया? दुर्बुद्धि। क्या बन गया? दुर्बुद्धि बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण, चतु, ये हमारा विसर्ग के साथ में, चतु धन भुज, चतु धन भुजी, विसर्ग के पहले ए या आ के अलावा स्वर, विसर्ग के सामने तीसरा, चौथा, पांचवें में से कोई वर्ण, विसर्ग का क्या बन जाएगा? र, तो चतु धन भुज का क्या बन गया? चतुर्भुज। क्या बन गया? चतुर्भुज। क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। और बढ़ते हैं अगले उदाहरणों की तरफ। नी धन आशा, अभी हमने पढ़ा था विसर्ग के सामने ई या
है या आ के अलावा कोई स्वर हो, वो विसर्ग के सामने कोई भी स्वर हो तो ये किसमें बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। तो देखिए नी का नी लिखा मैंने, नी का नी लिखा मैंने और विसर्ग का मैंने र बना दिया, सामने मैंने आशा शब्द लिख दिया, इस र के अंदर ये आ की मात्रा मिल गई तो क्या बन गया, निराशा। क्या बन गया, निराशा। तो नी धन आशा का क्या बन गया, निराशा हमारे सामने शब्द बने गया। उसी प्रकार देखिए नी धन इह, नी धन इह की बात करूं तो नी का नी लिख दिया मैंने, विसर्ग का र बन गया, सामने मैंने इह लिख दिया। अब देखिए इस र के अंदर ई की मात्रा लग जाएगी और क्या बन जाएगा, निरही है। क्या बन गया, निरही। क्या बन गया, निरही। हमारा संधि युक्त शब्द बन गया। 6 नंबर उदाहरण देखिए, आशीधनवाद। विसर्ग के पहले ए या के अतिरिक्त स्वर और सामने ये र ल व का वर्ण आगने के कारण ये र में बदलेगा और र आशीधनवाद, और जो हमारा र है आ, र को मैं यहां लिख दूंगा और यहां लिख दूंगा सॉरी आ का आ लिखा, सी का सी लिखा और विसर्ग का र है वो कहां चला जाएगा, वह के ऊपर, और आशीधनवाद क्या बन गया, आशीर्वाद। क्या बन गया, आशीर्वाद हमारे सामने शब्द बन गया। लास्ट उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, आयुधन वेद। आयुधन वेद की बात करें, ए या आ के अतिरिक्त यहां स्वर दे रखा है, सामने वह आ गया जिसका र बना के हमें कहां लगाना है, वह के साथ लगाना है, आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुधन वेद क्या बन गया, आयुर्वेद। तो इस प्रकार हमने संधि के जो 3 भाग होते हैं, संधि जो 2 वर्णों के बीच में होती है, संधि जो 2 वर्णों का योग होता है, उस संधि के विभिन्न भाग, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इन 3 भागों की हमने चर्चा की। महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया और अगले जो नए संधि के अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, नए अध्याय के साथ में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।